हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में प्रयोगशाला सहायक यानी लैब स्टूडेंट के अंतर्गत आने वाली फिजिक्स के ऊपर बात कर रहा था। और फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रिजिड बॉडी के डायनेमिक्स के बारे में, यानी रोटेशनल मोशन, फिर आपका टॉर्क, यहाँ तक की हम बातें कर चुके थे। आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है, मेहनत करते रहिएगा, आपकी भी वक्त बदलने का जो है वक्त आ चुका है, आपके भी वक्त बदलने का वक्त आ चुका है, वैकेंसी आने वाली है। चलिए दोस्तों फिर करते हैं शुरुआत। तो हम देखेंगे कि कोणीय संवेग होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। किसी भी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो भी एक बॉडी है, अगर वो घूम रही है, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोई बॉडी है वो घूम रही है, तो उस बॉडी का जो रेखीय संवेग होता है, क्या? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या होता है? mv, p बराबर mv, जो मैं पीछे बता चुका हूं। तो उस रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होगा उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। तो आप डेफिनेशन पहले लिखिएगा, फिर फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन। तो कोणीय संवेग का मतलब है किसी घूर्णन अक्ष, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूम रहे पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस पिंड का उस अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। किसको कोणीय संवेग कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, किसी भी बॉडी का जो रेखीय संवेग होगा, उस रेखीय संवेग का जो घूर्णन आघूर्ण होगा, उस आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। और इससे जो है आप व्यक्त किससे करेंगे या निरूपित किससे करेंगे? तो इसको व्यक्त किया जाता है जे या एल से। ठीक है, इसको व्यक्त किससे करेंगे? जे या फिर एल से। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसका डायग्राम बना करके समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? जेड। ये क्या है? ओरिजिन। ये है वाई, ये है एक्स। ठीक, यहाँ से ये एक हमारा क्या निकला? सदिश। ठीक है, इस पॉइंट के सापेक्ष मुझे यहाँ पर कोई बिंदु है P, उसके सापेक्ष अगर मुझे निकालना है, सपोज करिए, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R डिस्टेंस है। ठीक है, P बिंदु के ऊपर मान लो कोई कण रखा हुआ है और इस कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m इसका द्रव्यमान है मान लो। अगर इसका m द्रव्यमान है तो इस पॉइंट का जो आपके रेखीय संवेग होगा यानी p बराबर कितना हो जाएगा? mv, क्योंकि v इसकी स्पीड भी तो होगी भाई, चल रहा है ये, इस पॉइंट के सापेक्ष हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर है r, इसका द्रव्यमान यानी मास है m, और इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा mv। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना लेकिन क्या है? इस mv का आघूर्ण निकालना है। mv का आघूर्ण का मतलब क्या हुआ? रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या होगी? तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस ओरिजिन से
इसकी लंबवत दूरी क्या है। तो इस ओरिजिन से इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, जो यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक। तो ये आर है, इस आर के दो कंपोनेंट बनेंगे। क्या कंपोनेंट बनेंगे, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। तो जो साइन कॉस थीटा वाला है वो तो हमारे काम का नहीं, और जो इधर कंपोनेंट आएगा एक साइन थीटा वाला, उसी के इक्वल हो जाएगा ये। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो बिंदु है, जो कण है, जिसका आपको क्या निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है, उसका अगर हमसे पूछा जाए कि कोणीय संवेग क्या होगा, तो कोणीय संवेग हो जाएगा लीनियर जो संवेग होता है, यानी कि जो रेखीय संवेग है mv, उसका आप क्या निकालोगे, आघूर्ण निकालोगे। आघूर्ण के लिए आप क्या करोगे, उसकी जो लंबवत दूरी है उसका गुणा कर दोगे। लंबवत दूरी कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग होता क्या है, तो कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके रेखीय संवेग क्रॉस मल्टीप्लाई। वेक्टर में जो आपने देखा होगा एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। किसके साथ में, लंबवत दूरी, ठीक है। ये लो, तो अब क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग कितना होता है, mv, क्रॉस लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास में, आर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे mv मतलब तो p ही है भाई इसका, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, j या l, तो j बराबर आ गया हमारे पास में क्या दोस्तों, j बराबर हो गया आर पी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। और यही है जो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, ठीक है। तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, लंबवत दूरी के साथ में। तो रेखीय संवेग है mv, लंबवत दूरी है आर साइन थीटा, यानी mv क्रॉस आर साइन थीटा क्या बन जाएगा, अरे mv का मतलब तो p ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। आर पी साइन थीटा का मतलब होता है आर क्रॉस p, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो है, क्रॉस प्रोडक्ट हटते ही क्या आ जाता है दोस्तों, साइन थीटा आता है या नहीं आता है ना भाई, सीधी सी बात है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आता है, तो वहीं से आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गई बात। अब इसके बारे में और क्या क्या याद रखना है, देखो ये तो अभी फॉर्मूला हुआ, इसके क्वेश्चन करना तो हमें अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप लिखिए मात्रक। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, या आप इसके लिए एक और लिख सकते हो जूल सेकेंड। क्या लिख सकते हो, जूल सेकेंड। इसकी अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाए, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो इसकी वीमा यानी डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 t की पावर -1। क्या होती है, m1 L2 t की पावर -1। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दो केस लिखवा रहा हूं कि आपके पास में न्यूनतम कोणीय संवेग कब होगा और मैक्सिमम यानी अधिकतम कोणीय संवेग कितना होगा। तो आप लिखिएगा केस फर्स्ट, क्या, न्यूनतम कोणीय संवेग। न्यूनतम कोणीय संवेग का मतलब क्या होगा, जब आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, या आपके पास में थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है। तो कितना, 0 या 180 डिग्री होगा, तब ये हो जाएगा आपके पास न्यूनतम। कैसे, तो J बराबर आर पी साइन थीटा है। साइन थीटा यानी कि साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो J कितना आएगा,
जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा, जीरो। केस 2 हो जाएगा अधिकतम कोणीय संवेग। तो अधिकतम कोणीय संवेग कितना होगा, अधिकतम कोणीय संवेग का मतलब थीटा जब आपके पास में कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, आर पी साइन थीटा का साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो ये हो जाएगा आर पी। क्या हो जाएगा, आर पी। तो जे की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, आर पी, ठीक है। और जे की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। समझ में आ गई बात। तो कोणीय संवेग का मुझे लगता है आप लोगों को पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, और ये मैक्सिमम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो चुकी होगी, हो गई है। तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम जो है दोस्तों बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क और जो कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, इन दोनों में एक रिलेशन समझेंगे, क्योंकि इस रिलेशन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हम इसका रिलेशन निकालेंगे, और वो रिलेशन के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये तो होता ही है। साथ ही साथ अभी हम पढ़ चुके हैं कि जे यानी कि एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास में एक जो रिलेशन आएगा वो कैसे आता है। तो इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास एक कंडीशन आएगी, और उसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो इन दोनों को यूज़ करने के बाद में आपके पास एक रिलेशन आएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। कहने का मतलब है टॉर्क की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, तो कोणीय संवेग के अवकलन के बराबर होगी। टॉर्क बराबर क्या होगा, डी जे अपॉन डी टी। समझ में आ गई बात। तो ये एक तो आप बात याद रखेंगे, और जब इस रिलेशन को आप सॉल्व करते हो तो एक और रिलेशन हमारे पास आता है, एफ बराबर होता है आपके डी पी अपॉन में डी टी, यानी कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है संवेग का डिफरेंशिएशन, संवेग का अवकलन। समझ में आ गई बात। तो जब आप कोणीय संवेग का अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा बल आघूर्ण, और जब आप संवेग लीनियर संवेग यानी कि रेखीय संवेग P का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा बल। समझ में आ गई बात। क्योंकि बल हम कहाँ पे उपयोग में लेते हैं, जब हम नॉर्मल यानी कि सरल गति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है, तो तब ही हम जो है जब टॉर्क की बात होगी तो क्या करेंगे, हम कोणीय संवेग का अवकलन कर देंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब जो है दोस्तों दो चार और फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। और अब आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा उनकी जो है डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर 12th बेस का है तो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक आपको बताना है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है ना,
कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है या फिर अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, तो उस अक्ष के सापेक्ष जब घूमेगा तब उसमें क्या होगा, एक गति, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसी ऊर्जा को कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात। ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि और यार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, अरे भाई फिजिक्स ही पढ़ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहा। और फिजिक्स में भी तू 12th लेवल की फिजिक्स पढ़ रहा है, ज़्यादा लेवल नहीं है। तो हमें नॉर्मल ही रहना है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो अगर वो घूमने लग जाए तो उसी गतिज ऊर्जा का नाम हो जाता है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला जो आ रहा है वो केवल याद रखेगा तो बेटा तेरा काम हो जाएगा। क्या है कि हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी। तो हम लिखेंगे एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ER, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल अगर पूछे सरल रेखीय गति के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हाफ mv स्क्वायर होती है। तो आपको जैसा कि पता है, मैं पीछे भी बता चुका हूं कि भाई साहब जो आप सरल रेखीय गति में v यानी वेलोसिटी समझते थे, उसी प्रकार से घूर्णन गति में जो है आप ओमेगा बराबर समझेंगे एंगुलर वेलोसिटी। है वेलोसिटी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी। आप रेखीय गति में द्रव्यमान यूज करते हैं, उस द्रव्यमान की जगह जब आप रोटेशनल की बात करोगे तो I यूज करोगे, I यानी कि जड़त्व आघूर्ण यूज करोगे। समझ में आ गई बात। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आपको अगर आपसे ये जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को लिख लेना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा हो दोस्तों, घूर्णन भी कर रहा हो और रेखीय भी कर रहा हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था थर्ड केस जिसके अंदर दोनों के दोनों होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पिंड का योग या उस पिंड की टोटल ऊर्जा का योग पूछ ले तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी TE क्या हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपके पास में हाफ mv स्क्वायर, यानी कि रेखीय गति के समय उसकी जो है ऊर्जा क्या है, साथ में उसके जुड़ जाएगी कौन सी, घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और हाफ mv स्क्वायर क्या है, तो रेखीय गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, रेखीय गतिज ऊर्जा। और ये क्या है, तो ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कुल ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये क्या था दोस्तों, तो ये था हमारा क्या दोस्तों, घूर्णन गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। आपको केवल क्या क्या याद रखना है घूर्णन गतिज ऊर्जा में, कि घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर, सॉरी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अगर रेखीय गतिज ऊर्जा पूछ ले तो आप लिखोगे हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें काम आएगा, इसलिए अभी याद रख लो। कुल ऊर्जा अगर किसी पिंड की पूछी जा रही है तो हाफ mv स्क्वायर रेखीय गतिज ऊर्जा जब वो चल रही होगी, और अगर वो घूमने भी लग जाए तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी क्या हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को और कुछ रिलेशंस लिखवा रहा हूं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन के अंदर आपके लिए उपयोगी होंगे। जैसे कि बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एवं कोणीय त्वरण। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूं कि कौन क्या होता है, केवल अभी मैं इनमें रिलेशन समझा रहा हूं। तो कोणीय त्वरण में संबंध,
ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसके लिए क्या क्या रिलेशन आप याद रख सकते हैं, तो आपको F बराबर ma होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो R अल्फा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ दूरी, यानी कि टॉर्क बराबर होता है F क्रॉस R। ये सब रिलेशन याद है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक रिलेशन लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर होता है आई एल्फा। क्या होता है, टॉर्क बराबर आई एल्फा, यानी कि बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोणीय त्वरण से। ठीक है, तो कोणीय त्वरण गुणा जड़त्व आघूर्ण, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाता है बल आघूर्ण के। ठीक है, ये याद रख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आपको एक और फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ अभी डायरेक्ट, कि कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग में संबंध, एक से में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, और इनमें जो रिलेशन होता है ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इनमें रिलेशन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, J बराबर क्या हो जाएगा, अरे J बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है, J बराबर क्या होगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो एक तो होता है टॉर्क बराबर आई एल्फा, एक हो जाएगा J बराबर आई ओमेगा। अब अगर आप लोगों को यहाँ से एक और नया रिलेशन में डेवलप करके बताऊं तो देखिए आप, क्या था दोस्तों, टॉर्क बराबर था आई एल्फा, ठीक है, और J बराबर था आई ओमेगा। यहाँ से दोनों से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ से आ रहा है J टॉर्क अपॉन में एल्फा बराबर आ रहा है आई, ये हो गया फर्स्ट, और इधर आ जाएगा J अपॉन में ओमेगा बराबर आ गया आई, ये आ गया सेकंड। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि टॉर्क ओमेगा बराबर होता है J एल्फा। क्या होता है, टॉर्क मल्टीप्लिकेशन ओमेगा ये बराबर हो जाता है J मल्टीप्लिकेशन एल्फा के। ठीक है, ये इसलिए याद रखना है, देखो ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए लिखवाया कि अगर ऐसा डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ रिलेशन आपको डेवलप करने नहीं बैठना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको पता होगा, तो आप इस रिलेशन का उपयोग कर सकेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ अब लास्ट आपका जो है कौन इस रोटेशनल मोशन का टॉपिक, और वो है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या कहता है, तो आप लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, इंग्लिश में मैं केवल बोल रहा हूं, सुन लीजिए, अगर कोई है इंग्लिश मीडियम से तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप किसी पिंड के ऊपर एक बाह्य बल आघूर्ण के लगाते हैं और उस बल आघूर्ण के अंतर्गत अगर कोई जो है अक्ष है उसके सापेक्ष वो पिंड घूमने लगता है, तो उस पिंड के कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम में जो परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाए, क्या हो जाए? बाह्य बल आघूर्ण का मान अगर शून्य हो जाए तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टॉर्क डिफरेंशिएशन ऑफ जे अपॉन टी होता है, डी जे अपॉन टी होता है, और वो जीरो के बराबर होगा, यानी जे बराबर आई ओमेगा हो जाएगा। तो यही है संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। लिखिएगा क्या होता है। आपको पता है दोस्तों कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? टॉर्क बराबर होता है डी जे अपॉन में डी टी, ये होता है। अब अगर मान लो ये जो आपका है कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगता कब है? जब आपका टॉर्क जीरो हो, यानी कि यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान, बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो, अर्थात टॉर्क बराबर जीरो, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा डी जे अपॉन डी टी, और ये जीरो के इक्वल। और आप लोग जानते हैं कि जे बराबर तो क्या होता है? आई ओमेगा। अभी हम पीछे पढ़ कर आए, तो इसका मतलब ये आई ओमेगा जो है क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो कांस्टेंट क्या बनना पड़ेगा? यहाँ आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फिर क्या हो जाएगी कंडीशन? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू हो जाएगा आई टू ओमेगा टू। तो ये जो कांस्टेंट बन गया, यही क्या कहलाता है दोस्तों? यही कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी पिंड के ऊपर अगर बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है, और कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी भी पिंड के ऊपर बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन जो होगा वो कितना हो जाएगा? निश्चित एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं कि भाई किसी भी पिंड के ऊपर बाह्य बल आघूर्ण जो है अनुपस्थित है, मान लो। अब वो अगर बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है तो उसका जो कोणीय संवेग संरक्षण नियम है वो वहां लगेगा। और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी पिंड के ऊपर बल अगर नहीं है तो उसका कोणीय संवेग जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहने की कंडीशन क्या होगी? जे बराबर आई ओमेगा, यानी जे जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सीधी सी बात यह है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? जे बराबर आई ओमेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू कंडीशन आप लगा सकते हो। बस इतना सा है, और कुछ भी ज़्यादा बेजामारी आपको नहीं लेनी। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया हमने, और हमने बाकी चीज़ें भी पढ़ ली, लेकिन अब हमें जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन करने इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो जो है हमारे लिए फिर क्या मतलब है? हमने थ्योरी बहुत सारी पढ़ ली और कल को ऐसा पता चला कि हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। तो हम छोटे छोटे अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं कल जो है आप लोगों के लिए बड़े क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन अभी पहले हम थोड़ा बेसिक तो बनाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि घड़ी की सेकंड की सुई, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग क्या होगा?
मैंने आपसे पूछा कि आपके पास में घड़ी है, घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, एक आवर्स को शो करता है, एक मिनट को और एक सेकंड को। तो आपको बताना है कि जो सेकंड की सुई है उसका कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि घड़ी की जो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर अगर पूरा कर रही है तो 60 सेकंड लेती है। तो एक चक्र में 60 सेकंड, कितने? 60 सेकंड। ठीक है, और ये बात आप भी जानते हैं कि एक चक्र अगर पूरा करेगी तो उस एक चक्र में जो उसका कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा? कोणीय विस्थापन यानी वो कितना डिग्री जो है घूमेगी। तो कितने डिग्री पर घूमेगी तो उसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई रेडियन। समझ में आ गई बात? एक चक्र पूरा करने में 60 सेकंड लगते हैं और उस एक चक्र को पूरा करने में कोणीय विस्थापन कितना हो जाता है? 2 पाई हो जाता है। और कोणीय वेग बराबर होता क्या है? तो कोणीय वेग यानी कि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों आपका? वो होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे लिया गया समय, यानी कि इतना जो है कोणीय विस्थापन होने में कितना समय लगा। कोणीय विस्थापन है कितना? 2 पाई। लिया गया समय कितना है? 60। तो ये कितना हो जाएगा? पाई अपॉन में 30, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे पास में? कोणीय वेग आ गया। तो घड़ी की जो सेकंड की सुई है उसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा? पाई अपॉन में 30 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गई बात आपको? बढ़े आगे। तो ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आ जाए तो आपके भाग खुल गए। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है आप लोगों के लिए दोस्तों कि एक पहिया, आपने एक जो व्हील, ठीक है, व्हील यानी कि टायर, पहिए की मतलब टायर होता है। तो एक व्हील 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के स्थिर कोणीय त्वरण से, और वो तो वैसे भी यूनिट से भी पता चल रहा है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? कोणीय त्वरण की। तो कोणीय त्वरण से गुणन गति कर रहा है यदि पहिया विरामावस्था में है। मतलब पहिया जो है पहले क्या है? विराम अवस्था में है, यानी कि स्टडी स्टेट में है, रुका हुआ है एक तरह से। तो विरामावस्था से गति प्रारंभ करे तो 20 सेकेंड पश्चात, यानी कि चलने के 20 सेकेंड के बाद पहिया कितने चक्रण पूरा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आपके पास में एक पहिया है, उस पहिए का जो कोणीय त्वरण है यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और वह विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग जो है वो कितना है? 0 है। और आपसे पूछ रहा है कि 20 सेकेंड के बाद वो कितने चक्र पूरे कर चुका होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होगा यहाँ? तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को घूर्णन गति की 3
जो है इक्वेशंस लिखवाई थी और उसके अंदर 3 इक्वेशन पहली थी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, दूसरी थी थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो हम उसी का उपयोग यहाँ करेंगे। तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण है। यहाँ थीटा जो है ये कोणीय विस्थापन को बता रहा है, ओमेगा नॉट यानी प्रारंभिक कोणीय वेग को बता रहा है, एल्फा यानी कि कोणीय त्वरण, टी यानी कि समय। तो हमारे पास टी भी है, एल्फा भी है, ओमेगा नॉट 0 है और थीटा हमें निकालना है। तो थीटा बराबर देखो ओमेगा नॉट तो कितना हो जाएगा 0, क्यों, विराम अवस्था से चल रहा है यानी कि प्रारंभिक जो कोणीय वेग होगा वो तो 0 होगा। फिर हाफ एल्फा कितना है, तो एल्फा है 4 और टी कितना है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे। इसकी काटापीटी में चाहो तो ये देखो 2 और 20 का स्क्वायर यानी 400, 400 दूनी 800, ये क्या आएगा 800 रेडियन। मतलब कोणीय विस्थापन जो है उस ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा 800 रेडियन। समझ में आ गई बात। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने चक्र पूरा करेगा। अब इतना घूम रहा है, उसने बता दिया कि टोटल वो 800 एंगल घूम रहा, 800 जो है घूम रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र में कोणीय विस्थापन, एक चक्र अगर पूरा करने चलें तो कोणीय विस्थापन कितना होगा, तो एक चक्र में कोणीय विस्थापन, एक चक्र में कोणीय विस्थापन कितना होता है दोस्तों, एक चक्र में कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई रेडियन, यानी एक चक्र में कितना घूमता है 2 पाई घूमता है। अब मुझे लेकिन घुमाना कितना है 800 घुमाना है, कितना घुमाना है 800 घुमाना है। तो n बराबर मैं अगर 800 में 2 पाई का भाग दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 पाई के कितने सेट बनेंगे, और 2 पाई का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 400/पाई, ठीक है। और इसका जब हम पूरा 22/7 रखें या फिर 3.14 रख के जब सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आता है 125.7 चक्र। मतलब 125 चक्र तो पूरे हो जाएंगे और थोड़ा सा और आगे जाकर के ये लगभग 126 चक्र जो है पिंड या ये पहिया लगाएगा। तो ये पहिया कितने चक्र लगाएगा, मात्र 20 सेकेंड में ये 126 चक्र लगा चुका होगा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं और कल जो है इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस लाऊंगा और जो PYQs यानी कि 16 और 18 में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से पूछे गए थे उन सभी को एक साथ में डिस्कस करके आप लोगों के लिए ये पहली यूनिट विथ एग्जाम्पल्स, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और विथ कंप्लीट थ्योरी और डिटेल में ये टॉपिक कंप्लीट, इससे बार आप लोगों के लिए अब जो है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत या क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप जितनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आप जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वही क्वेश्चंस करते रहें बार बार, तब भी आपका ये टॉपिक तो है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा।